अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का वापस से एक Q&A वीडियो में, जिसमें आपके द्वारा पूछे गए ज़रूरी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसमें कई सारे लोगों का मैंने सवाल लिया हूँ, लाइक उम्रा वीज़ा के रिगार्डिंग भी है। उसके बाद से कोई भी आदमी सऊदी अरब में चला जा रहा है हुरूफ है उसके ऊपर, या फिर वो सऊदी अरब से छुट्टी आ रहा है कोई, तो छुट्टी आने के बाद से कफिल क्या उसके ऊपर कोई भी तरह का बैन लगा सकता है क्या, और भी सऊदी अरब के रिलेटेड बहुत सारे ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट अगर ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे, गल्फ कंट्रीज के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला एक सवाल लेना चाहूँगा, ये भाई ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि उम्रा वीज़ा में क्या कोई अपडेट आया है वैलिडिटी में। तो देखिए, उम्रा वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज़ होती है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज़ होता है अगर आप सऊदी पहुँचते हैं तो। उसमें अभी तक कोई चेंजिंग नहीं है। बीच में एक अफवाह उड़ा था कि वीज़ा जब इशू हो जाता है उसी टाइम से वो कंटिन्यू हो जाता है, उसकी वैलिडिटी काउंट होने लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सऊदी अरब में आदमी एंट्री करता है उस समय से उसकी वैलिडिटी शुरू होती है। एक यूज़र है करेगा, सलाम भाई और सलाम भाई जी, मेरे ऊपर दुखुल नंबर से हरूफ लगा है, क्या इसको खत्म कराया जा सकता है? तो देखिए, दुखुल नंबर से जो एंट्री नंबर होता है, बॉर्डर नंबर होता है, उसके ऊपर उस पे एंट्री बैन लग जाता है, उस पे हरूफ लग जाता है। तो ये कैसे हटेगा? ये कभी नहीं हट सकता भाई, इस तरह की चीजें। अब ये किनके ऊपर लगता है? जिनका इकामा नहीं बना रहता है, बिना इकामा बने वो कहीं इधर उधर भाग जाते हैं, कफिल उसी पे हरूफ लगा देता है, तो वो उस स्थिति में वो कभी वो हटता नहीं है। अगर आप सऊदी अरब में है, कफिल से मिल के लेबर, अगर उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है, अगर कफिल ने हरूफ लगाया 15 दिन के अंदर कफिल चाहे तो कैंसिल कर सकता है। 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो आपको और कफिल को, दोनों लोग को लेबर कोर्ट जाना होगा, वहाँ पे मामला चलेगा, फिर जो फैसला होगा लेबर कोर्ट का वो होगा। ये चीज़ है। और कंपनी वो हरूफ नहीं लगाती है। अगर आप कंपनी में काम करने के भाग गए तो वो लोग फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं कि भैया ये आदमी हमारे पास से भाग गया। वो 90 डेज के अंदर फिर आपको अपना सब काम वाम करा के फिर वापस आना होता है इंडिया, या फिर वहीं पे आपको ट्रांसफर लेना होता है। एक भाई है इरशाद, ये कह रहे हैं कि भाई मैंने 23 जून को एम्बेसी में फाइल जमा किया था, लेकिन तक वहाँ से कोई अपडेट नहीं आया। क्या दूसरा रास्ता है जाने का? भाई दूसरे और भी बहुत रास्ते हैं आने के लिए, लेकिन उसमें फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सऊदी अरब जा नहीं पाएंगे। एम्बेसी से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एम्बेसी को फॉलो करिए, व्हाट्सअप नंबर वगैरह दिए होंगे, ईमेल वगैरह है, आप उनसे टच में रहिए लगातार। 1-2 महीना का टाइम तो लगता ही है। तो हो सकता है आपका सुनवाई हो जाए, और वहाँ से आप जब इंडिया आएंगे एम्बेसी के थ्रू, तो आप फिर खाली 5 साल का ही बैन रहता है, उसमें फिर आप सऊदी अरब जा सकते हैं, ये चांस रहता है। कह रहे हैं कि हरूफ वाले सऊदी अरब से जाकर फिर वापस आ सकते हैं क्या? यानी जिनके ऊपर हरूफ लगा है वो कैसे भी सऊदी अरब से इंडिया पहुंच गए और वो चाहते हैं कि फिर हम अपने देश से सऊदी अरब वापस दूसरे वीज़ा पे चला जाएं, तो ये नहीं जा पाएंगे। मुश्किल है भैया, नहीं जा पाते, किसी भी वीज़ा पे नहीं जा पाते हैं। जिनके ऊपर हरूफ होता है वो मैक्सिमम डिपोर्ट किए जाते हैं वहाँ से, उनके ऊपर मरहल लग जाता है। तो वो पेपर निकलवाने के लिए आप चेक कराना चाहते हैं आपका बैन है कि नहीं है, लाइफ टाइम का बैन है या कितने दिन का शॉर्ट टर्म वाला बैन है, वो चेक करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट प्रिंट निकालना होता है, बैन पेपर निकालना होता है, वो मैं निकलवा के देता हूँ। उसके कुछ चार्ज होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। असलम भाई, आमिल मंजिली के वीज़ा पे आया था बोल रहे हैं, और 10 महीना हो गए हैं, और मैं इस तरह में भी काम करता हूं, और कफिल का ट्रैक्टर का शोरूम है वहाँ भी काम करता हूं। और मेरा सवाल ये है कि भाई अगर मैं घर छुट्टी पर जाऊं और 1 महीने बाद वापस किसी जगह दूसरे कफिल के पास आना चाहूँ तो आ सकता हूँ, या फिर कफिल मेरे ऊपर हरूफ वगैरह लगा सकता है? क्या तरीका है कि बैन नहीं लगाए? तो देखिए, अगर आप छुट्टी आते हैं नॉर्मली कहीं भी किसी कफिल के पास से, कंपनी के पास से, जब आप छुट्टी आते हैं तो उस केस में जब अपने देश आप चले गए तो वो हरूफ वगैरह नहीं लगा सकता है। हरूफ लगाने के लिए या किसी भी तरह का कोई चार्ज लगाने के लिए आपका सऊदी अरब में होना जरूरी है। जब आप सऊदी अरब में रहेंगे नहीं, उसने खुद आपका छुट्टी लगा के आपको भेज दिया है, तो वो हरूफ कैसे लगाएगा? ये कॉमन सेंस वाली बात है, वो हरूफ नहीं लगाएगा। और रही बात की जब आप छुट्टी पे आ जाएंगे, आपका छुट्टी एक्सपायर हो, और लगभग आप कम से कम 6 महीना तो वेट ही कर लें सऊदी अरब से आने के बाद। 6 महीने के बाद से आप दूसरे वीज़ा पे कोशिश करें सऊदी अरब चले जाएं। हालांकि नियम ये है कि छुट्टी एक्सपायर हुआ तो फिर आदमी दूसरे वीज़ा पे सऊदी अरब जा सकता है। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने 21 मई को मेडिकल करवाया था, हाउस ड्राइवर के लिए मेडिकल भी फिट है, लेकिन एजेंट ने अभी तक 8 जुलाई तक कुछ नहीं बताया। मेरा ना वीज़ा लगा ना वकाला हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इम्तियाज़ भाई, आपका हो सकता है उसने मेडिकल वगैरह एजेंट लोग काम है करा के रख लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं इधर उधर कोशिश करते रहते हैं और कहीं जाके कुछ हाथ नहीं लगता है, तो कई केसेस में मेडिकल भी एक्सपायर हो जाता है। हालांकि एजेंट लोग कोशिश करते हैं कि लग जाए, कहीं पे काम हो जाए, तो यही हो रहा होगा आपका, जहाँ तक मुझे ये मतलब लग रहा है। कुवैत के रिगार्डिंग इनका है सवाल कि भाई QR कोड में नाम, पता, पासपोर्ट सब आ रहा है, लेकिन बस एक सादे पेपर पे दिखा रहा है। जैसा आपके इन्होंने मेरा वीडियो देखा, बारकोड को जब स्कैन करते हैं तो कैसा खुल के आता है, वैसा कुछ नहीं आ रहा। सादे पेपर पे सब लिखा हुआ व्हाइट पेपर पे आ रहा है, बारकोड स्कैन करने के लिए। तो देखिए, ये कुवैत का एक स्कैम चल रहा है।
कुवैत क्या कहीं का जो वीज़ा होता है, जो बारकोड क्यूआर कोड होता है, उसको कोई भी जनरेट कर सकता है। तो नकली वीज़ा लोग बना लेते हैं और उस पे क्यूआर कोड जो है बना के लगा देते हैं, ताकि आदमी क्यूआर कोड को जब स्कैन करे तो डिटेल्स आ जाए, तो आदमी को लगे कि भैया ये वीज़ा ओरिजिनल है। तो ये इस तरह का स्कैम चल रहा है। और मैंने जैसा चेक करके बताया वैसा खुलता है तो सही है, वैसा नहीं खुलता है तो समझिए आपका वीज़ा नकली है। अब दूसरा एक और चीज़ है आपके वीज़ा को वेरीफाई करने का, चेक करने का। वो दूसरा चीज़ क्या है कि आपको एमओआई नंबर, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर, ये 3 चीज़ डाल के एक दूसरा ऑप्शन होता है। जब आपके पास कुवैत वीज़ा चेक करने का जो ऐप है, कुवैत वीज़ा, वो जो आपके पास होगा तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके देखेंगे, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप जो है वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर और एमओआई नंबर, इसमें तो आप ही का पासपोर्ट नंबर रहेगा, ऐसा करके अगर आप उस एप्लीकेशन में चेक करते हैं और उसके बाद से आपका डिटेल्स ओपन हो जाता है तो समझिए आपका वीज़ा असली है। अगर ओपन नहीं होता है, एरर दिखाता है, तो समझिए आपका वीज़ा नकली है। तो कुवैत वीज़ा के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि उसको आप ये दोनों तरीक़ों से वेरीफाई करें और दोस्तों में ज़रूर ये शेयर करें, क्योंकि कुवैत वीज़ा में मैक्सिमम ये फ्रॉड हो रहा है। ये एयरपोर्ट पेपर में मरहल लिखा हुआ है तो क्या वो ख़त्म हो सकता है? देखिए, मरहल का मतलब होता है डिपोटेड। जो लोग डिपोर्ट किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, तहरीर के द्वारा पकड़ के, वो जो है डिपोटेशन के अंतर्गत आते हैं, उनका मरहल लग जाता है। और जिनका मरहल लग जाता है वो नहीं हटता है भाई। मरहल का मतलब आप समझिए लाइफ टाइम आप बैन है। अगर आपका एयरपोर्ट प्रिंट निकलवाएं उस पर मरहल मना दुखुल लिख के आ रहा है, तो मतलब आप लाइफ टाइम सऊदी अरब नहीं जा पाएंगे और किसी और वीज़ा पे भी नहीं जा पाएंगे। ये भी रूल में सख्ती हुई है सऊदी अरब में कि एक बार जो सऊदी अरब में बैन हो गया वो उम्रा वीज़ा पे भी नहीं जा पाएगा। से गए थे इंडिया, 5 साल हो गए हैं, क्या हुरूप लगा है? तो आप एक बार पहले एम्बेसीज भी गए थे, 5 साल हो गए हैं, तो इस नियम के हिसाब से आप सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन क्लियरिफिकेशन के लिए आप चाहें तो एयरपोर्ट प्रिंट निकालने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक पेपर जो होता है वो निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि आप सऊदी अरब अब जा सकते हैं या नहीं। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि वो पेपर आप निकलवाइए। एयरपोर्ट प्रिंट कहाँ से निकालते हैं? तो जिन भाई लोगों के ऊपर भी जो है मरहल, या उनको ये है कि मैं डिपोर्ट होकर आया हूँ, एम्बेसी से आया हूँ, इलीगल तरीके से था, सेटिंग से पैसा वैसा देके किसी से जो है मैं अपने देश वापस आया हूँ, अब मैं चेक कराना चाहता हूँ मैं सऊदी अरब जा सकता हूँ कि नहीं, तो वो सभी भाई लोग जो है एयरपोर्ट प्रिंट बैन पेपर, जिसको मतार पेपर बोलते हैं, वो निकलवाएं। वो निकलता कहाँ से, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये जो है आप ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर लें पता चल जाए, या जौजात का जो फाइनल एग्जिट का पेपर होता है, कई लोग वही निकलवा लेते हैं और उससे उसमें दिखाता है फाइनल एग्जिट स्टेटस, तो लोग समझते हैं हम जा सकते हैं। इससे नहीं पता चलेगा। वो जो है जौजात से ही एक पेपर निकलता है जिसको बैन पेपर, मतार पेपर, एयरपोर्ट प्रिंट बोलते हैं। वो पेपर आप लोग निकलवाइए तो पता चलेगा कि आप जा नहीं सकते, जा सकते हैं कि नहीं। ये सब लोग नहीं निकलवा सकते हैं। आप कुछ लोग होंगे अगर आपके कांटेक्ट में कुछ हैं सऊदी में, तो आप उनसे कांटेक्ट करें, वो निकलवा के दे देंगे। आप मुझसे आप कांटेक्ट करें, मैं वो पेपर निकलवाता हूँ। तो उसके लिए जो है कुछ पैसे लगते हैं, चार्ज होता है, उसका आप पे करेंगे। इकामा नंबर से अलग चार्ज है, पासपोर्ट नंबर से अलग चार्ज है, या वीज़ा नंबर से अलग चार्ज है। तो आप पे करेंगे, फिर आपका जो है प्रोसेस करके पेपर एक से 2 दिन में वो पेपर मिल जाता है। फिर आपका क्लियर हो जाएगा कि आप जो है सऊदी अरब जा पाएंगे या नहीं। जो है मिनी ट्रक ड्राइवर के वीज़ा पे आया, मतलब मिनी ट्रक ड्राइवर का प्रोफेशन था, लेकिन जो है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का काम करवा रहा है। तो कंपनी में तो क्या हमारा जो है लाइसेंस बन सकता है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का, जबकि इकामा जो है वो इनका ट्रक ड्राइवर का ही बना है, मिनी ट्रक ड्राइवर का। तो देखिए इकामा जो चीज़ का बनता है, लाइसेंस फिर उसी हिसाब से उस चीज़ का बन जाता है। लेकिन फोर्कलिफ्ट का स्पेशल, एक तो आपका वो लाइसेंस हो सकता है कि ट्रक ड्राइवर का बन जाए, लेकिन फोर्कलिफ्ट के लाइसेंस के लिए भी जो है अलग से अप्लाई करके आप फोर्कलिफ्ट का भी लाइसेंस वहाँ पे बनवा सकते हैं। आप इसके लिए कंपनी से बात करके फोर्कलिफ्ट का भी लाइसेंस बनवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बन जाएगा। करके ये करेंगे भाई मेरा मुसानद हुआ है और मैं जो है सऊदी जाना चाहता हूँ कंपनी के वीज़ा के ड्राइवर में, मतलब कंपनी ड्राइवर के वीज़ा पे जो है सऊदी जाना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखिए मुसानद होता है घरेलू वर्कर का, अगर आपका मुसानद घरेलू वर्कर के वीज़ा में हुआ है तो फिर आप चाहें तो कंपनी में जा सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं आएगा। आप अभी तक तो कोई ऐसा कुछ चीज़ हुआ नहीं है, तो आप जो है कंपनी में अप्लाई करें, कंपनी वीज़ा लग जाएगा, उसमें मुसानद नहीं होता है। चाहूँगा कुछ फारूक आजम करके हैं, ये कह रहे हैं कि सर जो आप लोग जो लोग झगड़ा करके जाएगा वापस सऊदी अरब आ सकता है क्या? मतलब सऊदी अरब में मान लीजिए कोई है, इनके कहने का मतलब वहाँ पे झगड़ा वगैरह हो गया और उसको जो वहाँ से भेज दिया गया, तो क्या वो सऊदी अरब आ सकता है? देखिए झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद से नॉर्मली मान लीजिए किसी भी तरह का झगड़ा हुआ, कफिल ने जो आपका नॉर्मल फाइनल एग्जिट लगा दिया, भाई जाओ तुम नहीं चाहिए, तुम झगड़ेलू, तो फिर वो आदमी तो सऊदी अरब में दूसरे वीज़ा पे आ सकता है। लेकिन झगड़ा होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुँच जाए, फिर कोर्ट का कुछ फैसला आए, और कई किसी केसेस में ऐसा होता है कि पुलिस तक जाता है, फिर उसमें डिपोर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोग नहीं जा पाते हैं। नॉर्मली अगर कफिल ने फाइनल एग्जिट लगा के भेज दिया तो वो वापस सऊदी अरब दूसरे वीज़ा पे आ सकते हैं।
बाकी मामला कोर्ट तक गया हो या फिर पुलिस तक गया हो, तो इन सब मामलों को में जो है आप जा सकते हैं नहीं सऊदी अरब, उसके लिए एयरपोर्ट पर ही निकलवाइए, पता चल जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि एयरपोर्ट पे क्या रिमार्क है क्या नहीं आपको पता न चले और आप वीज़ा लगा के और जाना चाहे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो आप लोगों के सवाल थे वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे जैसा मैंने जवाब दिया हूँ। तो आप लोगों के भी जो लोग भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी अगर कुछ अलग से सवाल कुछ कमेंट्स हैं वो जरूर करें। फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट करें मुझसे और फॉलो जरूर कर लिया करें फेसबुक इंस्टाग्राम पे। आज की वीडियो करते हैं, मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।